अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक नए हफ्ते की नई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका हुआ है और नए हफ्ते में हमारी बहुत सारी इंस्पिरेशंस होती हैं, बहुत सारा कुछ हम लोगों ने प्लान किया होता है इस पूरे हफ्ते में करने के लिए। और पीर का दिन ही होता है जो ये डिसाइड करता है कि ये पूरे हफ्ते में आपकी एनर्जी इसी तरह से बरकरार रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मंडे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मंडे आ जाता है और मंडे बहुत लेज़ी होता है क्योंकि संडे के बाद जब मंडे आता है दिल नहीं कर रहा होता ऑफिस जाने का। मैं कहती हूँ कि आपके पास मोटिवेशन ज़्यादा आ जाती है, आपके पास काम करने के लिए एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, आपके पास ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे नए प्लान्स हैं जो आप लोगों के माइंड में आ जाते हैं और आपको करना होता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी लाइफ में अगर फोकस करना हो, अपनी लाइफ में अगर आपको कामयाब होना हो तो फिर अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करना पड़ता है, अपनी तरजीहात को मुतय्यन करना पड़ता है। जब आपको पता होगा कि मुझे ये काम करने हैं और मुझे इस एक प्लान के तहत चलना है, ये मेरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको मुझे पहले करना है, ये चीज़ें हैं जिनको मैं मिड में भी कर सकता हूँ, ये चीज़ें हैं अगर इनको वक्त ना भी दूँ तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो कामयाब ज़िंदगी के लिए कोशिश करें, आज ही से कोशिश करें कि अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करें, अपनी तरजीहात को मुतय्यन कर लें, क्योंकि तरजीहात का मुतय्यन करना या उनका फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये ना हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इन मसाइल से बचने के लिए आज मंडे मोटिवेशन यही होनी चाहिए हमारे पास कि अगर ज़िंदगी में हमने बहुत सारी चीज़ें सोची है मगर हम फोकस नहीं कर पाते, उनको अपनी तरजीहात में शामिल नहीं कर पाते, तो उनको अपनी तरजीहात में शामिल करना है ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतरीन और कामयाब हो सके और हम लोग मसाइल से बच सके। तो चलिए सच्ची बात के साथ ही बेहतरीन सुबह, बेहतरीन हफ्ता गुजारने की कोशिश करेंगे और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपका मूड अच्छा रहे, आप मंडे के हवाले से बोर ना हो और आपके पास सोचने के लिए या फिर इंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हों। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही मौसम भी बेहतरीन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर में जो कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में रहेगा वो तो 22 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज सारा दिन लाहौर का मौसम गर्म रहेगा। तो अब लाहौर के बाद इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में भी कुछ ज़्यादा अच्छा मौसम नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद में भी गर्मी की सूरत हाल ये है कि कम से कम दर्जा हरारत तो 20 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची का पारा भी आज थोड़ा सा हमें हाई नज़र आ रहा है क्योंकि कराची के अंदर भी जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 25 रहेगा और मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची और पेशावर बिल्कुल साथ साथ ही हैं। मुझे तो आज ऐसा महसूस हो रहा है दोनों में गर्मी की हिद्दत वैसी रहेगी क्योंकि पेशावर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 19 होगा मगर ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और अब रुक करते हैं कोयटा शहर का जिसमें हमेशा ठंडा माहौल रहता है, ठंडी सुबह होती है, दोपहर में भी आपको थोड़ा सा अच्छा मौसम देखने को मिलता है। कोयटा में जो आज सारा दिन सूरत हाल रहेगी इसमें कम से कम दर्जा हरारत 10 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और लास्टली आज़ाद कश्मीर, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस जहाँ पे आपको जाना अच्छा लगता है, एंजॉय करना अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने इस वीकेंड पे एंजॉय किया होगा आज़ाद कश्मीर के मौसम को अभी भी मिस कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग जो मिस कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 11 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री तक जाने का इम्कान है।
और अब खबर बड़ी ही ज़बरदस्त है जिसका सब लोगों को बड़ा इंतज़ार था, और जब इस किस्म की खबरें आती हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान का इमेज जो है दुनिया भर में कितना पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है, कितना पॉजिटिव है, मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। तो खबर ये है जिसका सबको इंतज़ार था कि शाही जोड़ा जो है वो पाकिस्तान का दौरा करे। शाही जोड़े में मैं आपको बता दूँ कि केट मिडल्टन होंगी और शहज़ादा विलियम आएंगे, मगर ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब ये जोड़ा यहाँ पर आएगा तो उस जोड़े के आने के बाद जो है पाकिस्तान में उनकी मसरूफियात क्या रहेंगी। तो ये मसरूफियात जानने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अपने नुमाइंदे से बात की जाए, तो वो हमें डेफिनेटली अपडेट करेंगे कि पाकिस्तान में उनकी मसरूफियात क्या होंगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा फैसल रज़ा खान मौजूद है। बहुत सारी मसरूफियात हैं जो कि यहाँ पर रहेंगी पाकिस्तान में जितने रोज़ में उनका क़याम होगा, मगर लोगों को ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि कितने रोज़ ये शाही जोड़ा पाकिस्तान में क़याम करेगा। जी बिल्कुल, शाही जोड़ा पाकिस्तान में 5 रोज़ क़याम करेगा। 15 तारीख को वो इस्लामाबाद में होंगे, 16 तारीख को वो लाहौर में जाएंगे, वो आपके मेहमान बनेंगे और वहाँ पे गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब जो है वो उनके मेज़बान होंगे। वो बादशाही मस्जिद भी जाएंगे, मीनार पाकिस्तान जाएंगे, SOS विलेज जाएंगे, इसी के साथ HESN कॉलेज जाएंगे। और जहाँ 1996-97 में आपने जिक्र किया कि शौकत खानम अस्पताल में लेडी डायना जो है वो जहानी गई थी और मरीज़ों से मिली थी, इसी तरह जो है वो शहज़ादा विलियम और केट मिडल्टन जो हैं वो भी वहाँ पे जाएंगी और वहाँ पे मरीज़ों के साथ जो है वो मुलाकात करेंगी। उसके बाद वो वापस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में 17 अक्टूबर को वो न सिर्फ जो है चित्राल में लोगों से मुलाकात करेंगे बल्कि दर्रा खैबर और खैबर किला जो है वो वहाँ उसका दौरा भी करेंगे। इसी के साथ साथ 18 तारीख को उन्होंने फैसल मस्जिद जाना है और 18 तारीख को ही जो है वो वतन वापस जो है वो रवाना हो जाएंगे। इस दौरान सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन एक अफसोसनाक चीज़ ये भी है कि बरतानवी हाई कमीशन के प्रेस सेक्शन की तरफ से जो है वो जो सिफारती रिपोर्टर्स हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उन्हें जो है वो इस सारे दौरे से दूर रखा गया है। बल्कि जो लिस्ट जो है वो बरतानवी हाई कमीशन बनाई है उसके तहत भी जो है जिन रिपोर्टर्स को दावत दी गई है उनका भी नादरा से जो है वो तस्दीक की गई है, क्या वो पाकिस्तानी शहरी हैं, क्या वो सहाफ़ी हैं। तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए थी और एक बदमज़गी पैदा हुई है जो है वो शाही जोड़े की आमद के हवाले से। लेकिन यकीनन जो है वो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं बरतानवी शाही जोड़े की आमद के हवाले से, और यकीनन ये जो दौरा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और जो कहा जा रहा है वो ये है कि ये दौरा इसलिए इंतहाई अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान अब अमन का देश बन चुका है, पाकिस्तान सयाहों के लिए जो है वो एक जन्नत बन चुका है। और अब इस दौरे के हवाले से ख़ास तौर पर यह पैगाम पूरी दुनिया को जाएगा कि पाकिस्तान कितना महफूज मुल्क है जिसके तहत जो है वो न सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद में शाही जोड़ा जो है वो क़याम करेगा बल्कि वो लाहौर भी जाएंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी जाएंगे, चतराल में भी जाएंगे और बहुत सारी जगहों पे जो है वो उनको जो है वो खुशामदेद कहा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है जो पाकिस्तान से जो है वो पूरी दुनिया को जाने वाला है। अच्छा फैसल, ये भी बताएगा, आपने बहुत सारी मसरूफियात उनकी बता भी दिया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी उनके मुलाकात शेड्यूल है, KPK की तरफ भी वो लोग जाएंगे, चतराल भी देखेंगे, मगर बच्चे उनके साथ आएंगे? हमेशा ये देखा जाता है कि शाही जोड़ा जब आता है तो बच्चे उनके हमरा नहीं होते, मगर डायना जब आई थी उनका छोटा बेबी उनके हमरा था, तो इनके बच्चे इनके साथ आएंगे? शायद उस वक्त जो है वो आंजहानी लेडी डायना जब पाकिस्तान आई थी तो उन्हें यकीन था कि उनके बेटे ने भी जो है वो पाकिस्तान का दौरा करना है, तो शायद इस वजह से जो है वो साथ लाई थी कि उनको कुछ मनाजिर जो हैं वो बचपन के याद रहे हैं। अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन ये एक अफसोसनाक पहलू है कि सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पे उनके बच्चे जो हैं वो अभी तक ये इतलात हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो साथ नहीं होंगे और जो है वो शहज़ादा विलियम और केट मिडल्टन ही जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी। लेकिन उनका 5 रोज़ा दौरा जो है वो इस बात का गमाज़ है कि पाकिस्तान जो है वो कितना महफूज तरीन हो चुका है। पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम ने कितनी कुर्बानियाँ दे के जो है वो इस अमन को वापस जो है वो लौटाया है और पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो ये है कि शहज़ादा विलियम और शहज़ादी केट जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और शाही पाकिस्तान आ रहा है आज 9:30 बजे वो लैंड करेंगे नूर खान एयरबेस पे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा और उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से हमारे नुमाइंदे ने तो आपको अपडेट कर दिया। लेट्स सी कि पाकिस्तान का मज़ीद कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है इस शाही जोड़े के दौरे के बाद और दुनिया भर में कैसे इसको देखा जाता है। मगर पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह से लेडी डायना को वेलकम किया था, मलिका बरतानिया को वेलकम किया था, डेफिनेटली शहज़ादा विलियम और केट मिडल्टन को भी इसी तरह से वार्मली वेलकम किया जाएगा। अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे डिस्कस करना अभी बाकी है। स्टे विद अस।
बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी। बहुत सारे लोग जो इस वक्त सुबह सुबह पाकिस्तान देख रहे होंगे, डेफिनेटली उन्हें अंदाज़ा होगा ज़िंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर आप ऐसे सिचुएशन का एक बार नहीं बारहा शिकार होते हैं जब आपको समझ नहीं आ रही होती कि सामने वाले शख्स को ना की जाए, हाँ की जाए, जवाब दूंगा तो बुरा मान जाएगा, दोस्त टूट जाएगा, फैमिली में कोई फूट पड़ जाएगी, हाँ करूँगा तो अपनी ज़िंदगी मुश्किल में आ जाएगी, नहीं कर पाऊँगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ये वो सिचुएशन है जिससे अपनी ज़िंदगी में हर शख्स किसी ना किसी तरह गुजरता है। मगर सवाल ये है कि ना कहना आखिर मुश्किल क्यों होता है। बहुत सारे लोग हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा भी उतर रहे होते हैं। मगर जब कोई शख्स आपसे कोई सवाल करता है, कोई काम कहता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब लोग आपसे पैसे मांग लेते हैं, तब बहुत ज़्यादा मसला होता है। जब आप दे भी नहीं सकते, ना कह भी नहीं सकते, मगर हाँ कहते हुए भी सोचने के लिए आप वक्त मांग रहे होते हैं। तो ये ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? अगर ना करनी है तो उसका बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए जिससे कोई आपसे रूठे भी ना, मोहब्बतों में कमी भी ना आए और दोस्तियाँ मोहब्बतें वहीं पे कायम भी रहें। तो इस पर बात करने के लिए मेरा पैनल भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ माहिर नफ्सियात अस्मा कुरैशी साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया अस्मा साहिबा, थैंक यू सो मच। मोटिवेशनल स्पीकर तकी शाह साहब मौजूद हैं। तकी शाह साहब आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ कोमल एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल से जानेंगे कि ज़िंदगी में इन्होंने क्या कुछ फेस किया, वो एक ना जो इन्होंने नहीं कही या वो एक हाँ जो कहते कहते ये रह गई और बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ा। अच्छा, सबसे पहले तकी शाह साहब आप मुझे बताएं, ना कहना मुश्किल क्यों है? देखें, अल्लाह ताला जो हमारा खालिक है बेशक वो हमारी शहर के ज़्यादा करीब है और हम हर लम्हा उसे पुकारते रहते हैं। बेशक बेशक, क्योंकि वो हमारा खालिक भी है, हमारा राज़िक भी है और हमारा मालिक भी है। बेशक। लेकिन जब हम जो शहर के करीब है उससे हर वक्त मांगते रहते हैं, लेकिन क्या जब अल्लाह से भी हम हर शय मांगते हैं तो हमें डायरेक्ट जवाब तो नहीं देता? अगर हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश है, हसरत है, और हम, क्योंकि खुदा वो ज़ात है कि जब हज़ार दुनियावी वसाइल हमें ना कह दें और इंसान जिस ज़ात की तरफ रुजू करे वो खुदा की ज़ात है। लेकिन तकी शाह साहब, खुदा और बंदे का ताल्लुक़ तो अपनी जगह, मगर बंदे का बंदे से ताल्लुक़ वो एक अलग मामला हो जाता है। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मैंने इब्तिदान ये बात जो की है कि हमारी हर दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, लेकिन वो रद्द भी नहीं करता। बाज़ दफ़ा वो फ़ौरन कबूल कर लेता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हाँ कर दी है, उसकी मंशा उसमें शामिल है। बिल्कुल। लेकिन उसको वो पेंडिंग भी कर देता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं कि हम अपने लिहाज से उसको समझ रहे होते हैं, लेकिन वो खालिक समझता है कि इसको कब अता करना है। वो एनालाइज हमारी फ्यूचर को सब रख के एनालाइज कर रहा है। तो बारिक ताला है ना। हाँ। तो इंसान अब इंसान के सामने खड़ा है, वो क्या करे? अब देखें, बात यह है कि दो तरह के लोग हैं दुनिया में। एक है लेने वाला हाथ, एक है देने वाला हाथ। जो कोई किसी मसले को लेके आया है या उसको माली मदद की ज़रूरत पड़ गई है, देखें बड़ा मुश्किल काम है कि किसी के आगे जाके दस्ते सवाल करना। सबसे मुश्किल काम ये है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स तो मजरूह हो ही रही है, हम देख नहीं रहे, लेकिन उस वक्त उसकी कैफियत क्या है कि जब वो किसी के पास इस आस से गया है, वो बहुत सोच समझ के गया है कि मेरी बेटी का एडमिशन होना है और उसके पास उसकी फ़ीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब उसको अपनी बेटी का मुस्तकबिल अजीज़ है, लेकिन वो बड़ा सोच रहा है कि 4 भाई हैं तो किस भाई के पास जाऊं। अब वो फ़ैसला ये करता है कि बड़े भाई के पास जाऊं, हालांकि उसने ज़िंदगी भर उससे कभी माली सवाल नहीं किया। ठीक। सबसे ज़्यादा जो करीबी रिश्ता है बड़ा भाई बाप की जगह होता है। बिल्कुल। लेकिन वो ये सोच समझ कर गया है कि इसकी माली हालत भी अच्छी है, इसके पास सेविंग्स भी हैं, और इसके लिए एक मामूली सी बात है कि वो अगर मुझे मेरी बेटी के एडमिशन के लिए पैसे दे दे और फिर मैं उससे वादा भी ये कर लूँ कि भाई मैं तुझे इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर वापस। चलिए तकी शाह साहब, एक तो ये पहलू हो गया, मगर अस्मा कुरैशी साहिबा एक पहलू और भी नज़र में रख लेते हैं। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त से, या एक भाई, जैसा तकी शाह साहब ने एक मिसाल दी, दूसरे भाई से कुछ मांगने चला गया है, कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है कि कुछ मांग लिया, कोई काम कह दिया। अब वो काम करने की इस्तेदाद आपके अंदर नहीं है,
या वो उसकी नीड पूरी करने की आपके अंदर वो इस्तेदाद नहीं है, आप इस्तेदाद नहीं रखते, ऐसे सूरत में आप ना भी नहीं कह सकते, हाँ कहते हुए भी झिझक रहे होते हैं, तो ये जो इमोशंस हमारे बीच आ जाते हैं और सेंटिमेंट्स होते हैं, इंसान इससे शिकस्त क्यों खा जाता है? हम सीधा भी मुंह पे कह सकते हैं यार मैं नहीं कर सकता ये, हाँ क्यों नहीं हो पाता? देखिए, इसमें जो है दो पहलू हैं जो कि हमारी सोसाइटी में हमारी तरबियत का हिस्सा है। एक तो हमें ब्लंटली नो कहना यूजुअली बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पास कोई भी आए ना, उसको कह देना तुम नहीं ये काम कर सकते, मसलहत से काम लो ज़रा। एक ये है कि बेटा आपके पास कोई भी आए, हम अपने दोस्त अहबाब में जुमले सुनते हैं कि भाई कोई भी आए ना, जैसे तैसे करके उसकी मदद कर देना। अब वो जो जैसे तैसे करके मदद करना होता है, उसमें वही आपका वाला टॉपिक कि आप जो हैं आपकी अपनी पोजीशन या आपकी अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो वायलेट होना शुरू हो जाती हैं। आपकी फाइनेंशियल सकत इतनी नहीं होती, बाज़ आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि आप किसी मामले में ख़ुद से मुदाखलत करके किसी की मदद कर सकें। बाज़ ख़ुद आप बीमारी का शिकार होते हैं। एक भाई दूसरे के भाई के पास आता है और वो भाई जिससे मदद मांगी जा रही है, उसके अपने माली मसाइल चल रहे हैं या उसकी अपनी माली ज़रूरियात हैं, भाई जब उससे मांगता है कि जनाब मुझे इतनी इतनी रकम की ज़रूरत है या मेरा ये मामला है, सबसे पहली बात तो ये कि आप उसको ऑनर दें। ऑनर इन दिस सेंस कि अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि कोई आपके पास आया है आपसे कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये है पहला नुक्ता कि आप उसको ऑनर दें, इज़्ज़त एहतराम के साथ आप उसको बिठाएं, उसको चाय पानी सर्व करें, खाने का जो भी मामला है। फिर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सैंडविचिंग करना। सैंडविचिंग करना ये होता है कि पहले आप उसको एक्नॉलेज करें कि भाई मुझे अच्छा लगा, तुमने मुझे इस काबिल समझा कि तुम मेरे पास आए हो, ठीक है, ठीक। दूसरी बात ये कि अब आपने करना है असर्टिव नो। असर्टिव नो ये होता है कि अपनी और दूसरे की इज्जत कायम रखते हुए आपने नो करना है। आपने उसके साथ इज़्ज़तमंदाना रवैया, इज़्ज़तमंदाना लहजा, इज़्ज़तमंदाना अल्फाज इस्तेमाल करने। वो क्या कि भाई मुझे अच्छा लगा तुम मेरे पास आए हो, ओके, मदद मांगने, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारी इस लेवल तक मदद नहीं कर सकता, ठीक। अच्छा, ये है इज़्ज़तमंदाना जुमले जिसकी हमारे यहाँ यूजुअली हमारी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये डिक्शनरी के अल्फाज हैं, लुगत के अल्फाज हैं, लेकिन हम इतने खूबसूरत जुमलों के आदी नहीं हैं। मैं अक्सर ट्रेनिंग्स में, मैं अक्सर फैमिलीज़ के साथ बात करते हुए कहती हूँ कि हम बहुत डिरोगेटरी और फाउल लैंग्वेज तो बहुत इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं, रूड लहजा इस्तेमाल कर लेते हैं और हम कहते हैं भाई इसी तरह चलता है, इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी चल रही, लेकिन हम खूबसूरत जुमले इस्तेमाल नहीं करते जिससे हमारा रिलेशनशिप एट स्टेक जाने से बच जाता है। लेकिन ये खूबसूरत जुमले कितना नुकसान भी देते हैं, इस पे भी मैं बात करती हूँ। हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद हैं, साथ साथ उनको भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ सलमान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सलमान, आपके लिए ना कहना कितना मुश्किल है? सलमान, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे आपकी जो अभी पहले बात कर रही थी, मुझे ये बात सुन के अपनी बात का जवाब तो मिल गया कि आप अपना एक तरीक़ेकार इख्तियार करें, उसको अप्रिशिएट करें पहले, फिर उसके साथ इखलास और मोहब्बत का मामला करें। लेकिन मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ तमाम लोगों के लिए कि आज से कोई 15 साल पहले मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था, तो मेरे घर की बेल बजी, तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप छोड़ें, मैं मना कर देती हूँ कि आप नहीं हैं। तो मैंने कहा, इसको कहा, मैंने कहा नहीं 1 मिनट रुको। तो मैं गया, मैंने जाके उस बंदे से मिला, उसको छोटा सा कोई काम था, मैंने वो काम उसका वहाँ सुनने के बाद मैंने उसको तसल्ली दी और मैं वापस आ गया। तो वापस आने के बाद मैंने आके मेरा साला मेरे सामने बैठा था, खाना खा रहा था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अगर मैं उठ के ना जाता उसकी बात सुनने के लिए, तो शायद 2 दिन के बाद अल्लाह ताला ऐसा को मामला कर देता कि सलमान साहब अपने घर अपनी बीवी को ये कह के जा रहे होते हैं कि फलां साहब अब 11 बजे मुझे घर पे मिल जाएंगे, तो मैं उनके पास जाता हूँ अपना मसला लेके। तो उसने मेरे सामने अपनी बहन को डांटा कि तुम गैर जरूरी तौर पर इसके अंदर शामिल मत हुआ करो। तो ये बिल्कुल वही बात है कि आपके घर पे अगर कोई सवाली आया है, सवाल लेके आया है, तो आप उसको वो जवाब दें, उसको मुस्बत सोच के दें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कोई आदमी आपके घर आया है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने बहुत अच्छी बात की। एटलीस्ट सामने वाला शख्स जो आपकी मदद का मुस्तहिक है और आपके पास आया है, उसकी बात तो सुन लेनी चाहिए। हाँ ना तो बात का मामला होता है, मगर उसकी बात ज़रूर सुने। थैंक यू, आपने कॉल की। नेक्स्ट कॉलर असद हमारे साथ मौजूद हैं। जी असद, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? जी, मैं आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आज का प्रोग्राम का। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दूसरे की मदद करना जो है अच्छी बात है, नेकी भी है, लेकिन समटाइम्स हमारे फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हम दूसरों को हेल्प आउट कर सकें। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक, दूसरा जो बंदा हमसे मदद लेने के लिए आया होता है
वो फिर बाद में हमें जज करता है, मतलब वो कहता है यार इसने तो मुश्किल टाइम में मेरा साथ नहीं दिया। अब उस बंदे को किस तरह से सोचना चाहिए, मतलब मैं किसी से मदद लेने के लिए गया हूँ और वो दूसरा बंदा मुझे हेल्प आउट नहीं कर सका, तो मेरे अंदर ये ऐसा क्यों होता है कि मैं उसको जज करता हूँ, ना कि मैं उसको समझूं कि हाँ भाई उसकी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अरे वाह भाई, आपने सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त छोड़ा है असद। मैं इसका जवाब भी लेती हूँ, मगर हमारे रेगुलर कॉलर याहिया भी कराची से मौजूद है, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। याहिया, आपने ज़िंदगी में कभी ना की, अगर ना नहीं की, हाँ की, तो कितना नुकसान उठाया आपने? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। लेकिन जो आपका सवाल है ना, उसका प्रिसाइज जवाब मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा आप इनकार कैसे कर सकते हैं, आप से नो कैसे कहते हैं। देखिए बात यह है कि जरूरत बात यह है कि हम लोग जब किसी को भी नो करना चाहते हैं, अगर कोई मेरा करीबी बंदा आ जाए तो मुझे उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल क्या करने, मुझे ये सोचना चाहिए। मुझे ये इनकार ऐसा करना चाहिए कि उसके दिल को ठेस ना पहुंचे। अगर मेरे घर में भी सवाली भी आया और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं 2 अल्फाज अच्छे बोल के उसको रुखसत कर सकता हूँ, बजाय इसके भाई मैं नहीं समझा आगे बढ़ो। ये लहजा इख्तियार नहीं करना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। अगर मैंने जिंदगी में इनकार करना सीखा, देखिए अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी है कि मेरे पास अच्छे अल्फाज होते हैं और मैं किसी को रिफ्यूज करता हूँ, उसको कम से कम थोड़ी पहले ब्रीफिंग करता हूँ। ब्लंटली किसी को नो नहीं कहना चाहिए। आपको उसको तसल्ली देके आपको ये बावर कराना चाहिए कि यार ये मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन दिस इज नॉट टाइम कि मेरे कुछ प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट डू इट। अगर मेरे तौफीक की तो मैं आपको जरूर मदद कर दूंगा। तो ये अल्फाज का चुनाव और आपको दूसरी की फीलिंग का एहसास होना कि उसको मेरे जवाब से कितनी तकलीफ मिलती है, उसको तकलीफ होती है, इट इज द पॉइंट। और मैं आपके पैनल से यही सवाल करना चाहता हूं कि अगर मुझे किसी को नो कहना हो तो मुझे किस तरह स्टार्ट लेना चाहिए, किस तरह एंड करना चाहिए। दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याहिया। और हमारे साथ जो कॉलर असद मौजूद थे, अस्मा कुरैशी साहिबा, दोनों का सवाल बिल्कुल सेम है। लफ्ज़ दाएं बाएं हो सकते हैं, सवाल मिलता जुलता है कि अगर आपने किसी को ना कहना, अगर आप ना कह देते हो तो उसकी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, मगर जिसको ना बोली जाती है वो तो फिर आपको जज करने बैठ जाता है ना कि यार इसने देखो मुझे ये कह दिया, मैं आया था। और करेक्ट, मैं इनका बड़ा तसल्ली बख्श जवाब देना चाहूँगी। इट इज़ बेसिकली अबाउट कंप्लीटिंग द प्रोसेस, कि आप मुलाकात को किसी हतमी नतीजे तक लेकर जाएं। जैसे एकदम से ब्लंटली वॉकआउट कर जाना, ठीक है, या एकदम ये कह देना कि भाई मैं हेल्प नहीं कर सकता, इससे यकीनन ठेस भी पहुंचेगी और इससे यकीनन ताल्लुकात भी ख़राब होंगे। और जो हेल्प लेने आया है वो जब देखेगा ना कि जिससे मैंने मदद ली वो तो कमरे से ही बहाना करके निकल गया, ठीक है, या कॉल का बहाना करके निकल गया, इसका मतलब है इसने तो कोई खातिर खा तवज्जो ही नहीं दी मेरे मामले को, इसके लिए मेरा मामला कोई हैसियत ही नहीं रखता। अभी मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए कि पहले एक्नॉलेजमेंट दें, अप्रिसिएशन दें, फिर उसके बाद अपनी मजबूरी बताएं। मजबूरी बताते वक्त बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाना कि मेरे पे ये फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, मेरी सेहत ऐसी, मेरा ये मसला, मेरा वो मसला। आपने उसको गिनवाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास अपना एक सिंगल मसला लेकर आया है और आपने उसी के हवाले से उसकी अपनी तवज्जो और उसकी तवज्जो उसी पे मरकूज़ रखनी है। जब आपने उसको खूबसूरत अल्फाज में इनकार कर दिया, उसके बाद अगला स्टेप ये आता है कि अब आप उसके साथ मज़ीद इज़्ज़तमंदाना रवैया कायम रखें। उसको कोई जैसे कहते हैं ना बाज़ का, जैसे भाई भाई की अभी हम मिसाल डिस्कस कर रहे थे, उसको गले लगाया जा सकता है कि भाई अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे, मेरे इस्तिताअत मेरी बस में होता मैं यकीनन तुम्हारी मदद करता। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ कोमल भी मौजूद है, मैं कह रही हूँ कोमल से भी ज़रा जान लेते हैं। कोमल, आप हमें ये बताएं कि ज़िंदगी में ना कहना आपके लिए कितना मुश्किल था, ना अगर की तो उसके क्या नुकसानात उठाए, हाँ अगर की तो उसका क्या कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ा? देखिए, बेसिकली जब कोई इंसान आपके पास आ जाता है हेल्प के लिए, तो वो कुछ सोच के आता है, वो कुछ समझता है कि ये शख्स जो है या ये इंसान जो है या ये मेरा जानने वाला है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, या इसके साथ मेरा एक वक्त गुजरा है, तो वो बहुत कुछ उसके बारे में जानता होता है, तब वो एक उम्मीद लेके उसके पास जाता है। तो वैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। आपके साथ ज़िंदगी में क्या पेश आया, कोई ऐसा वाक़या? मेरे साथ तो बेशुमार वाक़ये तो इस तरह के हैं, शेयर कर लीजिए, हमें पता हो तो कि कितना मुश्किल होता है ये। लेकिन मेरे लिए मुश्किल तो था, लेकिन मैं ना कभी भी नहीं की किसी को, कोई ऐसा शख्स नहीं है। भर दी कि काम हो जाएगा, हामी भर दी और उससे थोड़ा टाइम ले लिया कि अच्छा थोड़ा वेट कर लो, इतने टाइम में तुम्हारा ये काम हो जाएगा। बेसिकली मेरे पास मैं एज अ सोशल भी बहुत काम किया है,
तो उसमें भी मुझे ज़रा इसका थोड़ा तजर्बा हो गया कि मगर किसी की ये हेल्प हाँ, करनी है आपको तो कितनी नुकसानदेह साबित होती है? नुकसानदेह तो होती है, उसमें अपने जो होते हैं मामलात फाइनेंशली हों या दूसरे मॉरली भी हो सकते हैं आपके, वो माली भी, उसमें यह है कि ख़ुद पे आ जाता है, ख़ुद को मसला होता है बहुत ज़्यादा। अपने जो आपने मामलात तय किए होते हैं कि अच्छा मैंने इसको इस तरह से मैनेज करना है, ये ऐसे करना है, या उसमें ये होता है कि हमने ये इतना बजट जो है यहाँ करना है, अगर माली इमदाद में भी लिया जाए तो अगर वो हमारे पास मौजूद है और हमारे पास कोई ऐसा शख्स आ गया है कि जिसकी मदद करना उस टाइम, जैसे कि कोई बीमार है और उसको फौरी पे करना, उसकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो उसको हम ही भर दी कि ठीक अच्छा, है आप कर ये वो लें। चीज़ें जो आप शेयर करें बिल्कुल ऐसा होता है। कोमल, आपने खुद बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा कि आप ना नहीं कर सकी, हाँ की, मगर खुद मुश्किल में आ गई। तो देखने वालों को ज़रा मैसेज दें कि अगर आप ना नहीं कर सकते, हाँ भी करनी है, तो वो हाँ ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे का काम भी हो जाए और आप खुद भी मुश्किल में ना आ सके। देखिए, ना तो जो है वो इंसान कर सकता है, उसको बता सकता है कि सबसे पहले उसको ये बताए कि उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी जो अहमियत है वो हमारे दिल में कितनी है, हमारा उसके साथ प्यार कितना है, उसकी रिस्पेक्ट कितनी है हमारे पास। उसके बाद फिर आप उसके सामने अपनी वो मजबूरी और वो काम रखें, उसको बताएं कि हमारी ये मुश्किल है, इस मुश्किल की वजह से जो है हम इसके करने से जो है वो कासिर हैं। और फिर आप ये है कि अगर वो आपको सच्चे दिल से जो है रिस्पेक्ट करता है, आपको वो अहमियत आपकी देता ना है, या फिर हाँ को फिर अंडरस्टैंड कर वो लेगा। अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करता तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं बनता कि वो नाराज़ हो या फिर ना या हो, फिर आपको कोई फ़र्क उससे पड़ रहा हो। अस्मा कुरैशी साहिबा, देखने वालों के लिए कोई मैसेज कि ना कहना मुश्किल भी ना हो और बेहतरीन तरीका भी हो? पहले तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। ये कोई गुनाह वाली बात नहीं है कि अगर हम अपनी किसी मजबूरी के तहत किसी का कोई काम नहीं कर पाते, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप अपने तालमेल को किसी हेल्प के साथ मशरूत ना करें कि अगर मैंने अपनी हेल्प दी तो मेरा उसके साथ तालमेल अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऐसे और किसी अगर भी चीज़ को एक दूसरे के साथ रिलेट ना करें, हाँ या ना अगर कहनी तो उसका बेहतरीन तरीका है कि इंडिपेंडेंट आप उसको रखें किस तरह मामला से करें। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कोमल एजाज आपका शुक्रिया, तकीशा साहब आपका शुक्रिया, अस्मा कुरैशी साहब साहिबा आपका भी शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी फिटनेस से रिलेटेड डेफिनेटली हम बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जिस तरह से मंडे है और मंडे को हमारी कोशिश होती है कि आपके पूरे वीक को ज़बरदस्त करना है, मगर इस पूरे वीक में जिस तरह से हम फिटनेस की बात करते हैं या जिम से रिलेटेड बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं जिम के अंदर, या फिर मुख्तलिफ़ तरह की एक्सरसाइजेस नज़र आ रही होती हैं। बच्चों में जो बड़ा शौक़ होता है, नौजवानों में जो बड़ा शौक़ होता है, या फिर नौजवानी की दौर से थोड़ा आगे की उम्र आ जाती है तो उसमें भी मैंने देखा है बड़े लोगों को ये शौक़ होता है कि भी हमारे मसल्स होने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग मतलब ज़बरदस्त किस्म की हम लोग करें, हमारी बॉडी बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। और ये सिर्फ मर्दों का रुझान नहीं है, अब थोड़ा डिफरेंट ये हो गया है कि ख़वातीन भी कोशिश कर रही होती हैं कि जो हमारी जिस्मानी खूबसूरती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, या हमारे मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हमारी बॉडी शेप कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। जब हम बॉडी बिल्डिंग के लिए नौजवानों को देखते थे तो अभी भी जिस तरह से होता है तो उनको होता है कि ख़ास शेप आपकी होनी चाहिए, सिक्स पैक्स होने चाहिए, यहाँ से आपके मसल्स इस तरह से होने चाहिए, लेग्स इस तरह से होनी चाहिए। अब जो बच्चियाँ जिम वगैरह जाती हैं या फिर योगा से फ़ायदा उठाती हैं तो उसमें ये चीज़ बड़ी नज़र आ रही होती है कि ख़वातीन को भी बड़ी फ़िक्र होती है कि मेरा फिगर ऐसा नज़र आना चाहिए, मेरी बॉडी शेप ऐसी होनी चाहिए, मैं ये वेट उठाऊंगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, और वेट लिफ्टिंग कहाँ कहाँ मुझे फ़ायदा दे सकती है, कहाँ कहाँ नुकसान दे सकती है। तो ये सारी बातें करने के लिए अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करा देती हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ जिम से ही आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉडी आप बना सकते हैं, या योगा इसमें किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। तो हमारे साथ इस्लामाबाद से जिम ट्रेनर हैं डॉक्टर वसीम, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और योगा मास्टर हमेशा हमारे शो में योगा से मुतालिक मौजूद होती है रुखसाना महमूद साहिबा, बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा, थैंक यू सो मच। रुखसाना साहिबा, योगा के हवाले से मैं जानूंगी, मगर उससे पहले डॉक्टर वसीम आपकी तरफ आऊँगी। बात तो हम करेंगे, सबकी करेंगे, बड़ों की भी करेंगे, मगर जब बच्चा मैट्रिक करके निकलता है तो वो जो कॉलेज जाने का शौक़ और फिर बॉडी बनाने का शौक़ होता है, ये हर नौजवान में हमें नज़र आ रहा होता है कि यार कॉलेज जाऊँ तो पूरा हीरो बन के जाऊँ, इम्प्रेस करूँ वहाँ पे सबको। ये अलग बात है को एजुकेशन हो ना हो, मगर इम्प्रेस करने के लिए वो सबसे पहले जिम का रुख करता है। कितनी बड़ी तादाद में अंडर मैट्रिक बच्चे या मैट्रिक के बाद बच्चे आपके पास आते हैं
और कहते हैं कि भाई मुझे फलाने हीरो जैसी बॉडी बना दो? अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। जो हम कहते हैं ना कि जो हमारी लुक्स हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करने का फ़ायदा सिर्फ आपकी अपनी शेप को अच्छा करना नहीं है, बल्कि आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर एक्सरसाइज के जो फ़ायदे हैं वो सबसे पहले देखे जाए। मुझे अक्सर लोग आके पूछते हैं कि मतलब वेट ट्रेनिंग करने का मेन मकसद क्या होना चाहिए, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि वेट ट्रेनिंग के बाद मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है तो वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने के बाद आपका मूड अच्छा रहेगा। एंगर मैनेजमेंट को लेके भी एक्सरसाइज का क्या रोल है वो सब जानते हैं। तो हाँ, ठीक है कि विजुअली भी हमने देखना होता है कि पेट बाहर ना हो, शेप अच्छी हो, बॉडी की मसल्स अच्छी तरह से डेवलप हो, मसल स्ट्रेंथन हो। लेकिन जो बार बार मैं बात करता हूँ कि छोटी उम्र से बच्चों का रुझान स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ लगाना, उनको पार्क्स लेके जाना, उनको जो है इसके अलावा बहुत अर्ली एज में जिम से इंट्रोड्यूस कराना। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी कोई ट्रेनिंग हो रही हो, लेकिन एटलीस्ट आपके बच्चों को पुशअप्स या इस तरह की जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हैं वो बच्चे कर सकें। 8 साल के बाद बच्चों का रुझान इस तरफ डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत आर्टिफिशियल, बहुत मसनूई हो गई है ज़िंदगी। बच्चे ज़्यादा देर तक आप देखते हैं कि वीडियो गेम्स के अंदर या मोबाइल फ़ोन्स के अंदर वो उलझे हुए होते हैं, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सही है। तो एक्सरसाइजेज और वेट के हवाले से ख़ास तौर पे मैं आपसे पूछूंगी, मगर रुखसाना साहिबा, जिस तरह से हम जिम का देखते हैं कि जिम का रुख बहुत ज़्यादा बच्चियां भी करती हैं, बच्चे भी कर रहे होते हैं कि जी बॉडी शेप बड़ी ज़बरदस्त, तो योगा भी ऐसा होता है कि योगा सिर्फ आपके जहनी सुकून से रिलेटेड हो, आपके फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, या बच्चे, लड़के या लड़कियाँ अपने मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? योगा में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, टेक्निक्स मौजूद हैं? कुछ नहीं, पूरा योगा ही इससे मुतल्लिक है। बेसिकली बॉडी टूनिंग से रिलेटेड भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल फिगर्स को जो है अप्रिशिएट किया जाता है। एक बैलरीना शेप जो है वो एक रेज बनी हुई है वर्ल्ड वाइड, तो वो सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं है, ओवरऑल ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, योगा का ये है कि योगा 2 लेवल्स पर बहुत ही खूबसूरती से काम करता है नेचुरली। एक तो ये कि वो आपके सबकुटेनियस फैट को जो है रिड्यूस करता है, दूसरा वो आपके बेसल मेटाबॉलिज्म को जो है वो इंक्रीज़ करता है, जो कि परमानेंट सोल्यूशन है वेट लॉस का। हमारे पास मोस्टली ख़वातीन आती ही तब है जब उनकी ओवरऑल बॉडी का वेट रिडक्शन हो चुका होता है। अब उनको शेप देनी है, अब उनको बॉडी ट्रिम करनी है, अब उनको साइड एब्स बनाने हैं, अपने शोल्डर्स को जो है एक वाइड लुक देनी है, और इसके अलावा अपनी थाइज़ को, मेन जो बॉडी की शेप आती है वो बेसिकली आपके साइड एब्स होती हैं, आपकी फ्लैट टमी होती है, आपकी बिल्डेड थाइज होती हैं। जिम जो है ऑब्वियसली वो मसल बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है। योगा जो है वो विदाउट क्रिएटिंग हाइपोट्रॉफी मसल को बिल्ड किए बिना एक लीन लुक देता है। और योगा में बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं और बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं, तो जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो टून अप होती है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी हार्ड एक्सरसाइजेज हैं, आप बहुत अर्ली लेवल पर उनको नहीं आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप यूजली योगा कर रहे हो, आप रूटीन में हो, तो उसके बाद आप वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप 20 मिनट्स की भी वो एक्सरसाइजेज करते हो वॉक के साथ, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक है, यानी वो आपके लिए अच्छी होती है। अच्छा वसीम साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरह से बच्चे हैं या नौजवान होते हैं, कहते हैं मैं तो एक हाथ से आराम से 10 किलो उठा लेता हूँ, मैं तो 20 किलो आराम से दोनों हाथों से उठा लूँगा। कोई कहता है मैं 30 किलो आराम से दोनों हाथों से उठा लूँगा। कितना नुकसानदेह होता है कि जो लोग वेट उठाने के लिए आते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो आते ही सबसे पहले 20-30 के ऊपर पहुँच जाते हैं, और उसके नुकसानात उन्हें क्या क्या होते हैं? बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन जो एक जुड़ी हुई है हमारे माशरे में कि हमें बहुत ज़्यादा वज़न उठाने के बाद ही शायद हम मसल्स बिल्ड कर सकें। हाइपरट्रॉफी का वेट उठाने से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाइपरट्रॉफी वर्कआउट के वॉल्यूम की बात होती है कि और वर्कआउट का वॉल्यूम आप नंबर ऑफ रेप्स और नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 20-20 केजी के डंबल्स उठा रहे हो, आप 10 केजी के 5 केजी के डंबल्स ज़्यादा रेप्स में उठा के वही जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। ये ईगो ट्रेनिंग होती है। बहुत से बच्चे एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए एकदम से जो है हैवी लिफ्ट्स की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी हो जाती है और जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग बदनाम होती है। मैं बड़े दावे से ये बात कर रहा हूँ कि ये साइंस है कि जब तक मसल्स की फुल रेंज ऑफ मोशन पे मूवमेंट नहीं होगी, मसल डेवलप नहीं होगा। और स्ट्रेंथनिंग को लेके भी
आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली वेट को इंक्रीज करना एक्सरसाइज में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, कोई बंदा भी कमज़ोर फील करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि अगर आपकी एक्सरसाइज के ज़रिए स्ट्रेंथ बिल्ड हो तो क्यों ना हो। जितनी आपकी स्ट्रेंथ बेहतर होगी मसल्स की, उतने आपके जॉइंट्स के ऊपर मतलब जॉइंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से वो आपके जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे होंगे और जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं होगा। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फ़ायदे ना होते, अगर वेट ट्रेनिंग इतनी इफेक्टिव ना होती, तो दुनिया के जितने भी बड़े टॉप के, हम टेनिस प्लेयर्स कह लें, हम क्रिकेटर्स कह लें, हम फुटबॉलर्स कह लें, उनकी वर्कआउट्स में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना होती। वो किसी वजह से है और इसके फ़ायदे तो अब सारी दुनिया को पता है। आप देख रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक बूम आया हुआ है, हर बंदा जो है वो फिट होना चाहता है। उसको पता चल गया कि बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा, ये बॉडी बनी है थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने के लिए, ताकि वो जो बॉडी का जो इनर्शिया होता है ना कि हम बैठे रहते हैं, बैठे, फिर बॉडी यही कहती है कि मैं बैठा ही रहूँ या मैं बैठी ही रहूँ। जितना आप इसको एक्टिव करेंगे उतनी ही ज़्यादा फिर आप बाकी एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ कॉलर भी मौजूद है, साइम हमारे साथ मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी साइम, क्या जानना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर वसीम साहब से कि जो वे प्रोटीन है, ये जो इनका अपना जो वे प्रोटीन है, ये कैसे हासिल किया जा सकता है और इसके सर्टिफिकेशन क्या है? ठीक है, थैंक यू सो मच साइम आपकी कॉल का। आसिफ नेक्स्ट कॉलर मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी आसिफ, आपका सवाल क्या है? आसिफ, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज ऑफ कर दीजिए ताकि हम बात कर सकें। जी आसिफ, बात कीजिए। आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन सकती हूँ, बात कीजिए। अच्छा, मैंने डॉक्टर वसीम साहब से पूछना चाहे, बंदा थोड़ा सा 35 की एज में जब इनिशियल लेवल पे जिम ज्वाइन करना चाहे तो वो कौन सी एक्सरसाइज जो है जो उनको इनिशियली स्टार्ट करे? ठीक है, आप एक्सरसाइज किस लिए, फिटनेस के लिए करना चाह रहे हैं, मसल्स बिल्डिंग के लिए करना चाह रहे हैं, किस किस्म की एक्सरसाइज जानना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं जस्ट टू रिमूव माय फैट्स। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू सो मच। अभी दोनों सवाल आप ही से हैं। अभी साइम का पहले मुझे जवाब दे दीजिए वसीम साहब। उन्होंने वे प्रोटीन के हवाले से पूछा है कि क्या किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इनकी सर्टिफिकेशंस वगैरह के हवाले से। देखिए, वे प्रोटीन का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये चल रहा है कि रेप्लिका सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन है। 2 नंबर सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और जहाँ से भी आप लें, आप मेक श्योर करें कि जिस जगह से आप बाय कर रहे हैं वहाँ से सही सर्टिफाइड और हलाल सर्टिफाइड और सही सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई गलत सप्लीमेंट किसी जगह से आप लेके उसको इस्तेमाल करेंगे और आपको नुकसान होगा तो सारा का सारा जो मलबा है वो उस वे प्रोटीन पे जाएगा। वे प्रोटीन अगर ओरिजिनल है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो एक हाई प्रोटीन जो है मील रिप्लेसमेंट है जिसके ज़रिए आप आसानी से अपनी डेली की प्रोटीन इंटेक पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसका बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं है कि आपको वे प्रोटीन लेना ही लेना है। अगर आप फूड सोर्स के जरिए प्रोटीन पूरी कर सकते हैं तो आप वे प्रोटीन ना लें, लेकिन अगर आपकी रूटीन ऐसी है, आप बिजी हैं, आप फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो फिर आप वे प्रोटीन लें। 2 स्कूप लेने से आप आसानी से 50 ग्राम प्रोटीन डे में अपनी पूरी कर लेंगे। बाकी जो बची हुई प्रोटीन है वो आप अपने मीट के जरिए से, एग्स के जरिए से, डेयरी प्रोडक्ट्स के जरिए से आप पूरी कर सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि जी जो 35 इयर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मेरे जिम में ज़्यादा 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल इस एज के लोग आएँ, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की। उसकी वजह यह है कि यंग एज में तो हार्मोन सारे आपके जो होते हैं ना वो एक अच्छे लेवल पे होते हैं। एज के साथ साथ हार्मोनल डिक्लाइन आता है, तो उस हार्मोनल डिक्लाइन आता है, उसकी वजह से आपका मसल लॉस बड़ा तेज़ी से हो सकता है, आपकी बॉडी फैट बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, आप बहुत तेज़ी से अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को ख़राब कर सकते हो। और इसके अलावा जो है मैं जो देखता हूँ कि रुझान वेट ट्रेनिंग का नहीं है, तो ये जो 30-35 प्लस जो एज के लोग हैं इनके लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी एज के बाद ही हम जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़, यूरिक एसिड, फैटी लिवर,
ये लिस्ट चलती जाएगी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है जो इस एक इन्फ्लेमेशन के अम्ब्रेला के अंडर आती हैं, जिसकी वजह एक्सरसाइज का ना करना और खुराक का सही इस्तेमाल ना करना है। ओके, अच्छा रुखसाना साहबा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से आसिफ ने पूछा था 35 की एज के हवाले से, अब एक 35 साल की उम्र का शख्स है या फिर 35 साल से अबव का है, बहुत सारे लोग होते हैं जो जिस तरह से अभी वसीम साहब ने बात की कि फ़ैट बहुत ज़्यादा आ जाता है अगर आप स्टार्ट के डेज़ में इसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते। अब वो अपने फैट्स को योगा के ज़रिए किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? एक्चुअली योगा में जितने भी पोजेज हैं या जितने भी मोस्टली इन जो टूनिंग अप बॉडी और शेपिंग के लिए हम आयंगर योगा और हाथा योगा की जो है बड़ी इंटेंस एक्सरसाइजेस यूज़ करते हैं। देयर आर मेनी प्रोप्स इन योगा जो आप उसको आप स्पोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। 35 प्लस एज में जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा और बहुत से मेडिकल इश्यूज होते हैं। योगा में सबसे पहले आपकी फिजिकल नीड असेसमेंट की जाती है। अगर कोई डायबिटिक है, अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, आर्थराइटिस, ओस्टियोपीनिया का पेशेंट है, तो उसकी पहले नीड असेसमेंट होगी। कोई ब्रीदिंग को मेंटेन रख सकता है या नहीं रख सकता। देयर आर सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। आई विश कि मैं मेरे साथ साथ अगर टेलीविजन पर उसकी पिक्चर्स भी दिखाई जा सके उन पोजेस की, तो कुछ पोजेस हैं जो कि हर एज में किए जा सकते हैं, जो फैट को रिमूव कर रहे एग्जैक्टली जो फैट को भी रिड्यूस करेंगे, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ, कोर मसल को स्ट्रेंथन भी करेंगे, शेप भी देंगे, ओवरऑल बॉडी को ट्रिम करेंगे। ठीक है, तो ये हर एज के साथ आप इसको कर सकते हैं। इवन कि मेरे पास कुछ खवातीन ऐसी हैं जो 60 प्लस हैं और वो ये एक्सरसाइज बहुत ही मज़े से करती हैं। ऑब्वियसली इससे पहले आपकी एक रूटीन होनी चाहिए योगा की, वॉक की, फिजिकल एक्सरसाइजेस की। उसके बाद आप ये एक्सरसाइजेस बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज है, इसमें अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज है, कोबरा पोजेज हैं, ट्रायंगल पोजेज हैं, वॉरियर पोजेज हैं, प्लैंक्स हैं। अच्छा, इसमें से कुछ पोजेस जिनके हवाले से आप बात करें, देखने वालों को अंदाजा होगा कि लास्ट टाइम जब आपको हमने यहाँ पे इनवाइट किया था तो आपने कुछ पोजेस थे इनमें से जो करवाए थे यहाँ पर आपके साथ, बच्ची भी थी यहाँ पर, एक खातून भी आई थी। लेकिन अगर मर्दों की बात करें तो मर्दों का सबसे ज़्यादा फैट के हवाले से पेट होता है। एग्जैक्टली तो वो इन पोजेस को किस तरह से कर सकते हैं? उनके लिए तो झुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके ऑल्टरनेटिव योगा की सबसे खूबसूरत ये बात है कि आप अगर एक्चुअल पोज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी की नीड और फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। जिस तरह के लास्ट प्रोग्राम से मैंने बताया था कि जो लोग मैट पर योगा नहीं कर सकते हैं वो चेयर पर योगा स्टार्ट करें। ठीक है, अपने ऑफिस में बैठे हुए दो बहुत पावरफुल ब्रीदिंग है जिसको हम भस्त्रिका और कपालभाति कहते हैं ना। दोनों ब्रीदिंग्स जो हैं अगर वो ऑफिस में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, सोफे पे बैठे हुए करना शुरू कर दें तो उनकी बॉडी की जो फैट है, जो फ्लैबी उनका एरिया है, वो जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, शेप अप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है जो सन सैल्यूटेशन है, अगर बहुत ही ज़्यादा स्लो पैटर्न में वो कर रहे हैं और सन सैल्यूटेशन को वो पोजेस को मेंटेन करें विद ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ सन सैल्यूटेशन की डेली 10 सेट्स जो हैं दीज आर मोर देन इनफ। योगा में एक्चुअली ये कि आपकी लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन जो है उसको स्लो किया जाता है कि आप एक्सरसाइज भी करें और आपको थकावट भी ना हो। रादर की योगा से जो है आपकी जो एनर्जी है रिवाइटलाइज होती है। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करते हो और चूंकि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी हैं तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि सिर्फ हमें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, हमें मेंटल हेल्थ की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और योगा जो है वो डायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ को जो है वो एड्रेस करता है। वसीम साहब, अगर आप हमें कुछ मतलब जिस तरह से कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करके दिखाएं या हमें बताएं कि वेट उठाने का सही तरीका क्या होता है मसल्स के लिए, या खुद को जिस तरह से आपने बताया था अभी हमारे कॉलर थे कि दुबला पतला खुद को फिट कैसे रखूं, उसके लिए कोई एक आध एक्सरसाइज हमें दिखा सके, बता सकें। ठीक है, मैं एक्सरसाइज की रूटीन भी कर लूँगा लेकिन उससे पहले वो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले जो जिस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि बहुत से जिम में देखता हूँ वो बहुत ज़्यादा पेट की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं या मतलब लाइक गैर ज़रूरी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं क्योंकि पेट का मसल बहुत छोटा है, पेट के मसल्स बहुत छोटे हैं, वो इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट नहीं कर सकते। आपने अगर सही मानों में बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज करनी है तो आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस करेंगे, वो एक्सरसाइजेस जिसमें ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हो, ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हो। हम स्टार्ट एक आइसोलेशन एक्सरसाइज से कर रहे हैं। ये घर में आप डंबल्स खरीद लें या पानी की बॉटल्स भर के उससे भी आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है डंबल कर्ल्स। ये बाइसेप को टारगेट करती है और अभी आप देखेंगे अरहम करामती आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। बाइसेप का मेन जो फंक्शन है वो फ्लेक्शन है एल्बो जॉइंट की। तो ये भी बिल्कुल देखें आपने कंट्रोल के साथ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वेट्स उठा रहे हो, आप 2 kg 3 kg के वेट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। साइड से भी आप देखें इसकी अगर हम अभी हैमर वेरिएशन में ले आएंगे तो इसमें हम 4 आर्म्स को ज़्यादा इंगेज कर लेंगे। ये जो 4 आर्म्स है ये ज़्यादा इंगेज होंगे हैमर ग्रिप के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट आप रिवर्स भी कर लें। इसमें बाइसेप के साथ एक ब्रेकियलिस मसल होता है वो भी इंगेज हो रहा है और 4 आर्म के मसल्स भी ना। तो मतलब ये नहीं कि ये 3 वेरिएशन से आप पूरे के पूरे आर्म को इंगेज कर सकते हैं।
इसके बाद अभी हम जाएंगे एक कंपाउंड एक्सरसाइज है कर्ल एंड प्रेस। ठीक। इसमें बाइसेप भी इंगेज होंगे और शोल्डर्स डेल्टॉइड मसल भी इंगेज होंगे। ओके। ये आप देखें, ठीक है। ये पहले एक वेरिएशन से जा रहे हैं, ये वही हैमर ग्रिप है। इसमें जब ये ऊपर लेके जा रहे हैं वही आपके आर्म्स में 4 आर्म्स आपके इंगेज हो रहे हैं। यहाँ से जब ये ऊपर जाते हैं तो ये आपका जो डेल्टॉइड मसल है वो इंगेज हो रहा है, ठीक है ना, उसका फ्रंट पार्ट और साइड जो है, ठीक है। और अभी ये डिफरेंट वेरिएशन है इस तरह से, ठीक है, रोटेट करना। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कोई भी एक्सरसाइज करनी है या अपने वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, अपने मसल्स को आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप परफेक्टली पहले प्रैक्टिस करें, कोई अच्छा सा ट्रेनर आपका होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा रुखसाना साहब, शार्पली मुझे बताएं वो ख़वातीन जो योगा भी करना चाहती हैं मगर इसके साथ साथ अपनी टमी भी पीछे लेकर जाना चाहती हैं, और अक्सर ख़वातीन का मसला होता है यार मेरी ये वाला हिस्सा जो है ना थोड़ा पतला होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, पहले तो ये जो आपकी प्रोट्रूडिंग टमी जो होती है ये इंडिकेशन होती है कि आप में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। ठीक है, ठीक है। आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल जो है सबसे पहले जो है आपकी टमी को टारगेट करता है। तो अगर आपका कोई मेडिकल इशू या हार्मोनल इशू चल रहा है तो ऑब्वियसली योगा जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक स्पोर्ट प्रोग्राम है, ये जिम एक्सरसाइजेस स्पोर्ट प्रोग्राम है, तो यू मस्ट गो फॉर ए स्पेशलिस्ट। आपके गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो वो आप उनको चेक करवाएं, उनको रेडिकेट करवाएं। और योगा में ये है कि योगा में सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो टमी के लिए हैं। मोस्टली अगर आप 35 से कम है और आपकी जो बॉडी, क्योंकि 30s के बाद आपकी बॉडी की जो नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, बॉडी में स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। अगर आप रेगुलर योगा करें तो आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी टिल 60 तक भी जो है वो बरकरार रहती है। तो टमी को कम करने के लिए जो लेग रेजिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं, क्रंचेस जो हैं, जो स्क्वाट्स हैं, जो आपके लोअर एब्डोमेन को और आपकी थाइस को टून अप करते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि हम डंबल्स के साथ यूज़ करते हैं, पावर योगा में भी ये वाले प्रॉप्स यूज़ होते हैं और इसमें हम बर्पीज भी करवाते हैं, इसमें स्क्वाट्स भी होते हैं, इसमें डिफरेंट और एक्सरसाइजेस भी होती हैं। लेकिन लेग रेजिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं और योगा के जो क्रंचेस हैं वो जिम के क्रंचेस से इसलिए डिफरेंट होते हैं, एक तो वो स्लो पेस्ड होते हैं, बिल्कुल मेंटेन्ड रखते हैं उनको, और दूसरा वो विद ब्रीदिंग होते हैं। ठीक है, विद ब्रीदिंग होती है और ब्रीदिंग के पैटर्न्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो क्रंचेस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं जो मोस्टली जिम्स में क्रंचेस की जो 7-8 बेसिक टाइप्स हैं वही योगा में भी करवाई जा रही है। चलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम योगा के हवाले से जब बात होगी तो आपको बाकायदा बहुत सारी एक्सरसाइजेस योगा की जो है टेक्निक्स वगैरह वो करके भी दिखाएंगे। रुखसाना महमूद साहब आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मंडे के हवाले से ख़ास बात चूँकि चल रही है तो कैसे मुमकिन है कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात ना हो, क्योंकि नौकरियाँ और कारोबार सबका मसला है, आपके मसाइल का हल कैसे निकाला जाएगा वो एक ब्रेक के बाद होगा। स्टे विद अस। चलिए जी, बात होनी चाहिए आपके सितारों की, आपके किस्मत के हवाले से। और वैसे ही आजकल वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन्होंने सर उठाया हुआ है, उनके ऊपर हर दूसरे तीसरी जगह पर बात हो रही होती है, मगर कहीं पर ये बात नहीं है कि अगर आप नौकरी के हवाले से परेशान हैं तो मेरे भाई बहन जो भी बच्चे बच्चियाँ जा रहे हैं नौकरी के लिए वो क्या करें, या इंटरव्यू देकर आ गए हैं, कॉल आएगी नहीं आएगी। इसके अलावा आपके रिश्ते के बहुत सारे मसाइल होते हैं, माली मसाइल हमारे यहाँ इतना ज़्यादा सर उठा चुके हैं कि हर दूसरे शख्स का ये मसला है, मगर इनके ऊपर बात कहीं नहीं हो रही। तो मैंने इसलिए और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि भाई आपके सितारों के हवाले से तो बात होगी, मगर आपकी नौकरी के हवाले से, आपके माली मसाइल के हवाले से, कहीं आप इंटरव्यू देकर आए हैं, अब आपको इंतज़ार है कि आपको वहाँ से कब कॉल आएगी जो आपके लिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप भी जल्दी जल्दी फ़ोन मिलाएं हमें और आपके जो जो सवालात हैं वो जान लेते हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए जो मेरे साथ बहुत ही प्यारी ख़वातीन मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, उनका तारुफ भी मैं आपके साथ करा देती हूँ। हमारे साथ कराची स्टूडियो से एस्ट्रोलॉजर हैं सारा काज़मी, वो मौजूद हैं। सारा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। टैरो कार्ड रीडर हैं, अक्सर हमारे शो का हिस्सा रहती हैं उनसा शाह भी, उनसा बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा सारा, सबसे पहले तो किस्मत के सितारों के बारे में जान लेते हैं कि सबके सितारे, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो उनमें से जो बेहतरीन स्टार्स हैं वो इस पूरे वीक में कौन कौन से रहेंगे?
इसमें एरीज का फ़िलहाल दिस वीक, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वीक, तो एरीज का अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे जाके विल बी टॉकिंग जब इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम बात होगी, बट एरीज, जेमिनाई एंड लियो, उनका अभी फ़िलहाल अच्छा वीक चल रहा है। उसके बाद जाके देर आर सम फ्यू थिंग्स जो आप फाइनेंशियल और जॉब्स के बारे में हम रिलेटेड बात करेंगे, तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल कि जॉब्स पे है। बाकी सारी चीज़ें देखिए इंडिविजुअल चार्ट्स पर होती हैं, बट ऑल ओवर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो ये मैंने शुरू से बहुत दूसरे शोज़ में भी बात की है कि ये साल वैसे तो जुपिटर का एडअप होता है नंबर 3 पर, बट अगेन फाइनेंशियल, जैसे बोला कि टैक्सेस में बहुत लोगों ने रजिस्टर किया है, इनकम टैक्स एंड एवरीथिंग, बट अगेन हम देख रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं जो अगले 2020 के मिड तक रहने का, जो एज़ पर माई रीडिंग्स रहेंगी, इश्यूज आएंगे। तो वी नीड टू बी लाइक के सेविंग्स अच्छी होनी चाहिए, लोगों को अच्छा प्लान अप करना चाहिए, स्पेशली पीपल रिलेटेड टू क्रिएटिव फील्ड्स, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड एजुकेशन स्पेशली, ये वाले हैं जो ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे, उनको ज़रा बेहतरी की तरफ जाएंगे, बट अगेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहेंगे बहुत ज़्यादा टिल मिड ऑफ 2020 एज पर माई रीडिंग। ओके, तो उनसा ये सेविंग्स की भी बात सारा ने भी की, तो सेविंग कैसे होगी जब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है? तो कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनकी माली मुश्किलात में आप देख रही हैं कि इजाफा होगा? अभी चल भी रही हैं माली मुश्किलात, मगर इसमें मज़ीद इजाफा भी होने जा रहा है। अभी जो 14 अक्टूबर है, जैसे आज तो लिब्रा चल रहा है, और लिब्रा के हिसाब से लिब्रा के कुछ किंग ऑफ कप्स आया है इसके लिए, तो इसमें यही है कि इनको सेविंग्स करनी चाहिए, और पानी की तरह जैसे इनका जो है ना पैसा जैसे ज़्यादा बहने का इम्कान है, ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे अपना, ज़्यादा वो इनका जो सेविंग्स है ना इनकी कम नज़र आ रही है मुझे। और बाकी ये कि अगर हम ओवरऑल जनरल बात करें तो कार्ड्स मैंने जो निकाले हैं उसमें द स्टार का जो है होप्स का कार्ड है, फेथ का कार्ड है, पॉजिटिव सोचना चाहिए और यकीन रखना चाहिए। बाकी जो क्राइसिस में चल रहा है इकॉनमी, पाकिस्तान की जो इकॉनमी चल रही है और पब्लिक को भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, उसमें देखिए नाइट ऑफ कप्स है, इसमें सोर्ड्स नज़र आ रही हैं, फिर डेविल का कार्ड है, मटेरियल जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं, फिर उसके बाद जो है हैंगमैन है, सेक्रीफाइस वाली जैसे पोजीशन चल रही है। तो नेक्स्ट ईयर के एंड तक जो हैं चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होने का मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि क्वीन नज़र आ रही है। ये 2020 के अक्टूबर से फाइनेंशियल इकॉनमी हमारी थोड़ी सी स्टेबल नज़र आ रही है मुझे। ओके, ठीक है, यानी इस तरह से चलेगा। मगर सारा अगर ओवरऑल बात करते इस पूरे वीक में, तो किस सितारे का क्या हाल रहेगा ये भी हमारे साथ शेयर कर लीजिए। देखिए एज पर जैसे अभी जो चल रहा है वो लिब्रा एंड स्कॉर्पियंस हैं, उनका अभी क्या कहते हैं जो ये पीरियड हमारा पूरा अक्टूबर एंटिल मिड ऑफ नवंबर तक जो चलता है दोनों का, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। बट अगर हम इसको लॉर्ड की बात करें, जैसे अभी सन बहुत डिबिलेटेड पोजीशंस में है, तो जो गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं और जो एक इंडिविजुअल बेसिस पे बात करें तो वो तो हम चार्ट्स पे करते हैं, बट अगेन लिब्रा स्कॉर्पियंस आर द पीपल हु विल गेट अफेक्टेड इमोशनली, बिकॉज उनका जो मून साइन है वो सारी चीज़ें के गो थ्रू कर रहा है। मून साइन हमारे मूड्स और इमोशंस को बहुत मतलब उसको करता है, सिग्निफाई करता है। तो उसके लिए स्कॉर्पियो एंड लिब्रा एंड सेजिटेरियस विल बी देयर अंडर, एक कहते हैं ना क्लाउड में ज़रा थोड़ा सा ये वीक चलेगा। आफ्टर मिड ऑफ नवंबर थिंग्स विल बी बेटर, बट एज पर नाउ थिंग्स आर बिट टफ फॉर देम। तो बस अकॉर्डिंग टू दैट उनको ज़रा प्लान चीज़ें करनी चाहिए। दे डोंट नीड टू रश नहीं करें चीज़ों को, कोई डिसीजन ऐसा नहीं लें जो आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स हों। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, तैयब, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरे भाई तैयब, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक छोटा सा कारोबार करता हूँ प्रिंटिंग का। ठीक है। तो लेकिन काम तो बहुत नजर आता है, काम है मार्केट में, लेकिन पैसा कोई नहीं नजर आ रहा है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है कारोबारी हालात ऐसे डंप हो गए हैं, मुझे कोई आसरा नहीं नजर आ रहा। तो मैं कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकूँ? काम दिन ब दिन नीचे डाउन डाउन और बस समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मुनासिब है तो अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कर लीजिए। 24/12/1978। 24/12/1978। थैंक यू सो मच तैयब, आपने कॉल की।
इम्तियाज़ नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ मौजूद है, पहले उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। जी इम्तियाज़, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ नहीं, मेरा नाम फ़याज़ हुसैन है जी। इम्तियाज़ ओके, माजरत के साथ मेरे भाई फ़याज़, बात कीजिए। मैंने उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी छोटी सिस्टर के मुतालिक पूछना था। जी पूछिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 2003। ठीक है। तो वो बात इस तरह के 7 माह हो गए हैं, वो गुम है, हमें मिल नहीं रही। तो उसके मुतालिक पूछना था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। शमसा कमल वादला का नाम। और किस तरफ? अपनी बहन का नाम बता दीजिए मेरे भाई, और इसके साथ साथ वालिदा और वालिद का नाम भी बता दीजिए। बहन का नाम कमल क्या है? मेरे भाई बहन का नाम शमसा कमल है, बहन का नाम वालिदा का नाम गुलाम फातिमा। ठीक है, ठीक है। और वालिद का? वालिद का नाम खादिम हुसैन जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें कॉल की। अच्छा, सबसे पहले तो आप तैयब के बारे में सॉरी, मेरे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, परवीन, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी मेरी बहन परवीन, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अपने बेटे के मुतालिक पता करना है। जी जी, अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह शेयर कर लीजिए। बेटा है हमास सुहेल, हमास। ठीक है। और 12 फरवरी 2001 में पैदा हुआ, पीर वाले दिन और 1 बजे 1:30 बजे के दरमियान। ठीक ठीक है। वो क्या पूछना चाह रही हैं आप सवाल? जी जी, मैं जी परवीन, आप सवाल बता दीजिए। वो मेरा सवाल ये है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है मेरा बेटा, अभी तो उसने दाखिला लिया अभी 1-2 माहों में। क्या इसका कोई इसमें मुस्तकबिल है? क्योंकि पहले मैंने पता किया था तो वो कह रहे थे कि इसको पढ़ाएं, क्योंकि उसके 2nd ईयर में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो किसी ने हमें मशवरा दिया इसको भी आप पढ़ाई की लाइन में लेके आए। तो अब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लाइन में लाए हैं, तो क्या इसके बारे में इस बताएंगे कि सही है या क्या मुस्तकबिल होगा? चलिए पूछ लेते हैं आपके बेटे के फ्यूचर के हवाले से। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने कॉल की। नदीम कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी नदीम, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तमाम मेहमानों को सलाम। वालेकुम। मेरा बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद अरसल हकील। जी। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 6 जुलाई 98। ठीक है। और असर से मगरिब के दरमियान है। जी। वालिद का नाम मोहम्मद नदीम गौहर। ठीक है। वालदा का नाम निगत तहसीन है। ठीक है। उसकी पढ़ाई के बारे में पता करना था। कहीं उसका एडमिशन जहाँ भी करवाते हैं वो 6 महीने लगा के और फिर पढ़ाई छोड़ के बैठ जाता है। ठीक है। बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया उसका, वो बाहर में भी आधा काम हुआ है, बीच में रुक गया। तो ये पता करवाना था उसका कुछ। ठीक है मेरे भाई, अभी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। सबसे पहले तो तैयब के बारे में पूछ लेते हैं। तैयब ने बताया था उनका काम नहीं चल रहा, उनसा इनके बारे में आप बता दें। 24/12/1978 की इन्होंने अपनी एज बताई थी कि जी मैं इस दौरान पैदा हुआ हूँ और काम नहीं चल रहा, क्या किया जाए? जी तैयब के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर 5 ऑफ कप्स है, उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इनका जो कारोबारी जो साल है वो इस साल तो इनकी स्ट्रगल में ही गुजरेगी। कोशिश तो वो कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी, लेकिन वो चीज़ इनको नहीं मिल रही है जो वो चाहते हैं। ये साल उनके लिए जो फाइनेंशियली और कारोबार के हिसाब से मुझे मुनासिब नहीं नज़र आ रहा। 2020 के शुरू से मतलब जनवरी से इनका अच्छा पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और अगर ये अल्लाह के कुछ नाम हैं, या हफीज़ो या रकीबो या मुजीबो या अल्लाह हो 41 मरतबा 41 टाइम्स ये मगरिब के टाइम अगर ये इसको पढ़ें और दुआ करें तो इंशाल्लाह बरकत होगी इनके कारोबार में। इंशाल्लाह। फ़याज़ हुसैन थे सारा हमारे साथ, अपनी छोटी बहन का पूछा, 7 महीने से वो गुम है और जानना चाह रहे हैं कि अगर उसके बारे में कोई नॉलेज मिल सके, कब तक वो घर आएगी, कब तक वो मिल जाएगी? अच्छा, वन थिंग कि उन्होंने अपनी बहन की डिटेल्स नहीं दी हैं। आई नीड टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ एज वेल। बट अगेन जो उन्होंने बताया जहाँ से, तो वो पीरियड उनका जो 7 मंथ से बोल रही थी कि शी इज़ बिन मिसिंग, तो वो उनका पीरियड अब कदम बेहतर है। आई होप सो इंशाल्लाह ताला बाय द नेक्स्ट मंथ शायद कोई अच्छी उनको न्यूज़ मिल सकती है। बट अगेन इनके लिए ये जो पर्सनल रीडिंग ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, तो पर्सनल रीडिंग पे होगी। बट अगेन नेक्स्ट मंथ से कोई उनको शायद कोई क्लू उनके से रिलेटेड ज़रूर मिल जाएगी। मेंटली जो
जो है ना सही नहीं नज़र आ रही हैं। और मून का जो कार्ड आया है शमसा के लिए, मेंटली अपसेट हैं ये, और या ये मेंटली रिटार्डेड हैं, कुछ इस तरह का कोई कंडीशन मुझे नज़र आ रही है। इनका जो ब्रेन का मुझे इशू नज़र आ रहा है, और ये बहुत जी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। चलिए अल्लाह ताला इनके लिए बेहतर करे, अच्छा करे, जल्दी वो घर वापस आ जाएं। उनसे हमारे साथ परवीन थी जो अपने बेटे हमाद सुहेल के बारे में जानना चाह रही थी। 12 फरवरी 2001 को इनकी पैदाइश हुई, और इनका मुस्तकबिल कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा है इनका? अच्छा, इन्होंने मैं खासे वो बताया था कि कंप्यूटर साइंस वाला जो इशू उन्होंने बताया है। मुझे लग रहा है कि अगर वो इसके अलावा इस फील्ड को छोड़ के जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उससे पूछा जाए कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर उस सब्जेक्ट में अगर इनको स्पेशलाइज करवाया जाए तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय ये कि उनको प्रेशराइज़ करने के कि आप इसी सब्जेक्ट को लेकर ही आगे चलें, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स इतना खुश नज़र नहीं आ रहे मुझे ये कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, स्पेशली उनका लास्ट जो पिछले प्रीवियस भी, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि उनका प्रीवियस ईयर काफ़ी टफ गुजरा है, जैसे उन्होंने मेंशन भी किया कि ही डिडंट स्कोर वेल एंड एवरीथिंग। तो वो अब बाय द एंड ऑफ 2019 ऑनवर्ड्स उनके 3 साल का पीरियड अच्छा आ रहा है, जिसमें वो अगर वही बात है कि अगर वो अपने इंटरेस्ट के साथ परस्यू करें चीज़ें तो थिंग्स विल बी मच बेटर और उनके फेवर में रहेंगी। ठीक है। अच्छा सारा, मोहम्मद नदीम गौहर हमारे साथ मौजूद थे, अपने बेटे मोहम्मद अरसिल के लिए वो उन्होंने पूछा। 6 जुलाई 1998 की पैदाइश है, असर से मगरिब के दरमियान का वक्त था। तो वो कह रहे हैं कि मतलब बाहर भेजना चाह रहे हैं, वो काम भी दरमियान में अटक गया है, और स्टडी है वो भी कंप्लीट नहीं की। हर 6 महीने के बाद स्टडी अपनी छोड़ देते हैं और उसको भी कंप्लीट नहीं करते। तो उनका फ्यूचर क्या है, क्या होना चाहिए उनके लिए, और कैसा उनका फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? उनका अभी फ़िलहाल पीरियड, एक तो है ना ही इज़ क्वाइट यंग, अभी उनका बिल्कुल जैसे कहते हैं अगर अब्रॉड जाने की एज जो आती है वो अराउंड 21 राइट नाउ। अगर वो नेक्स्ट ईयर से ट्राई करे, बिकॉज उनका एक ऐसा प्लेसमेंट्स चार्ट में हुई हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं जो डिले कर रहे हैं चीज़ों को। तो अगर वो है ना बाय द मिड ऑफ 2020 करें चीज़ें तो थिंग्स विल बी मच फेवरेबल। बट अगेन उनको स्टडीज़ अफेक्ट करेंगी, गैप्स, और जैसे उन्होंने मैंशन किया इट्स क्वाइट एविडेंट इन द चार्ट, तो वो चीज़ें हैं। बाय द मिड ऑफ 2020 के थिंग्स विल बी क्वाइट स्टेबल फॉर हिम। तो इंशाल्लाह ताला थिंक वो जो इतना ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है वो थोड़ी सी होंगी, स्मूथ चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद है कैसर शहजाद। अभी कैसर की तरफ बढ़ते हैं। जी कैसर, मेरे भाई बात कीजिए। जी कैसर, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर शहजाद बोल रहा हूँ। BA एजुकेशन है मेरी, 38 एज हो गई है मेरी। हर जगह सर्विस के लिए कोशिश की है, बाहर के लिए भी कोई मसला हल नहीं हो रहा, उस बारे में पूछना है। मेरे भाई आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रा शेयर कर लीजिए, वालिद और वालिदा का नाम भी बता दीजिए। अच्छा, वालिदा का नाम रशीदा बेगम जी, वालिद का नाम मिस्री खान। ठीक है, और आप जो है अपना आपके डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए बस। 1980। 1980। तारीख महीना याद है कोई? तारीख तो याद नहीं है अभी। चलिए ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की कैसर। नेक्स्ट कॉलर हिना हमारे साथ मौजूद है। जी हिना, जल्दी से अपना सवाल बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 96 और मैंने ये पूछना है कि मेरी सेहत खराब रहती है, वो कब तक सही हो जाएगी और शादी कब होगी? शादी कब होगी? अच्छा हिना, अपने डॉक्टर को चेक कराया, आपकी सेहत क्यों खराब है? जी 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 जी, मेरी सेहत अक्सर ही खराब रहती है, कभी कोई मसला, कभी मैदे का मसला, कभी चेहरे का मसला, कभी स्किन का मसला। कब से ये मसले चल रहे हैं आपको? ये 1 साल से ज्यादा हो गया। साल से ज्यादा हो गया, और शादी भी अभी नहीं हुई? कोई रिश्ते की बात चल रही है कि नहीं? ओ चलिए हिना के बारे में पूछ लेते हैं। सुमेरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उनसे से मालूम करना है अपने फ्यूचर के बारे में और मैरिज के बारे में। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर करें। 5/4/1983। ठीक है। रात 8:15 बजे। ठीक है। साहिवाल में पैदा हुई हूँ। डिटेल से उनसा को कहिएगा, बता दें, मैंने उनसा से मालूम करना है।
जी जी, उनसा ही से पूछेंगे, क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं आप। थैंक यू सुमेरा, आपने कॉल की। साउथ नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी मेरे भाई साउथ, बात कीजिए। जी साउथ मेरा नाम है जी, और डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1978। ठीक है। मैं अपने बिजनेस के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ बिजनेस के हवाले से। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं मेरे भाई? मैं स्नैक्स की फैक्ट्री है मेरी। ठीक है। जो कि अब पिछले 3-4 महीने से बंद पड़ी है। अच्छा साउद, अपनी वालिद और वालिदा का नाम शेयर करेंगे? जी, वालिद का नाम मोहम्मद नवाज। ठीक है। और वालदा सुगरा बीबी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ यासीन मौजूद है। जी यासीन, बात कीजिए। बहुत ज़्यादा कॉल। चलिए जी, यासीन हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है। अभी सबसे पहले ज़रा कैसर के बारे में पूछ लेते हैं। सारा जल्दी से कैसर के बारे में बता दीजिए। कैसर शहजाद है, 1980 की पैदाइश है, 38 साल इनकी उम्र है। रशीदा बेगम इनकी वालिदा का नाम और मिस्री खान इनके वालिद का नाम है। कोई भी काम करना चाह रहे हैं मगर काम नहीं मिल पा रहा, क्या किया जाए? इनका एक टाइम पीरियड चल रहा है जो नेक्स्ट 2.5 ईयर्स तक चलेगा, तो वो ज़रा थोड़ा डिले का है। बट अगेन इसमें सदक़ात बहुत ज़रूरी है। अगर वो सैटरडे को किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का, काली चीज़ का सदका दें तो उनके लिए काफ़ी रहेगा। बट ही हैव टू बी रेगुलर इन दैट, क्या कहते हैं, वो सदका हर एवरी सैटरडे को करें। जैसे अभी नया चांद आएगा, न्यू मून स्टार्ट होगा रबी अव्वल का, तो ही कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। बट अगेन चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी, बट डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ टाइम फेज़, ये कोई ज़िंदगी का मामला नहीं है, एक थोड़ा टाइम फेज़ है। वो जब वो निकल जाएगा तो इंशाल्लाह ही विल सी कि थिंग्स आर गेटिंग इजी फॉर हिम। तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी जिसके ऊपर वो लोग वो स्टेबल, जो उनको स्टेबिलिटी जो उनकी लाइफ में वो फील होगी इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। थोड़ा सा भी 2 साल का अर्सा। ओके, उनसा सुमेरा जानना चाह रही हैं अपने बारे में कुछ शादी के मामला है। 5/4/1983 की उनकी पैदाइश है, 8:15 बजे वो पैदा हुई हैं और स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जी उनसा ही बताए। ठीक है। एक तो उनकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है, कोई स्टेबल बंदा नज़र आ रहा है मुझे, कोई फाइनेंशियली मुझे जो है एक किंग नज़र आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। अच्छा, तो हो सकता है इनकी जो रिश्ता है हो सकता है इनका बाहर से आया, क्योंकि एक ट्रैवलिंग का कार्ड भी मेरे पास आया है, 6 ऑफ सोर्ड नज़र आ रहा है मुझे। तो हो सकता है कि इनका रिश्ता जो है वो बाहर से, और इनकी शादी जो है थोड़ी सी डिले है। 2 साल, तकरीबन 2 साल का थोड़ा सा इंतज़ार होगा और उसके बाद इंशाल्लाह इनकी शादी हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके लिए बेहतर करे। एक और हमारी बहन हिना शादी के लिए परेशान है सारा, वो पूछना चाहती हैं कि मैं बीमार भी रहती हूँ तकरीबन 1-1.5 साल से, शादी कब होगी? 10 अक्टूबर 1996 की उनकी पैदाइश है। जी, मैंने उनका नोट डाउन किया था। अच्छा, उनका लास्ट, जैसे वो बोल रही थी कि लास्ट ईयर उनके एक टाइम पीरियड चल रहा है जो अभी अगले 2-3 साल तक रहेगा। तो शी नीड टू बी टेकिंग केयर ऑफ हर हेल्थ बहुत ज़्यादा। अगर कोई भी सीरियस इशू है तो वो जाके डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ें प्रोलॉन्ग हो जाती हैं। और ये जो टाइम पीरियड है मैं इनको दे देती हूँ, 2022 तक चलेगा ये, एटलीस्ट 2.5-3 साल हैं। इसके बाद बहुत सारा टाइम पीरियड आएगा, शादी की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बीच में भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि शादी की अपॉर्चुनिटी नहीं आए तो प्लीज़ इनको ये कि एक होता है ना कि फ़ौरन निकाह पे ना जाएं, गेट इंगेज्ड एंड सब सारी एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जंप मत करें, रिश्ते आएंगे ज़रूर बट फाइनलाइज कोई नहीं करें। अगर कर सकती हैं तो वो 2 साल एटलीस्ट डिले करें अपनी शादी करके, और फिर उसके बाद करेंगे तो अच्छे टाइम पीरियड पे करेंगी तो इंशाल्लाह ताला शी विल गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट इंशाल्लाह ताला। साउथ मेरे भाई हमारे साथ मौजूद थे। अंसा 11 मार्च 1978 की उनकी पैदाइश है। मोहम्मद नवाज उनके वालिद का नाम, सुगरा बीबी उनकी वालिदा का नाम है। अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं। जी, इनका जो मेन इशू आया है वो फाइनेंस और बिज़नेस करियर से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त जो कंसर्न है। उसके बाद जो सेकंड कार्ड इनका टेम्परेंस और 7 ऑफ सोर्ड है, तो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं वो बिज़नेस को लेके। अच्छा, अपनी कुछ इनकी पर्सनल बिज़नेस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो जिन के भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या रुकावटें हैं, तो अगर ये पीली दाल का ट्यूसडे या सैटरडे के दिन सदका दें या पीली किसी भी हल्दी का सदका दे दें तो इनके लिए जो मामलात हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे, जो भी रुकावटें हैं वो दूर होंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अंसा शाह आपका, सारा काज़मी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।